नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र समाप्त। सत्र के दौरान विधानसभा में कुल 13 विधेयकों को मिली मंजूरी। रोहतास जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई। पीड़िता के परिवार को 8 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित। पटना जोन के लगभग 99% विद्यार्थी हुए सफल। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिणी बिहार के गया, औरंगाबाद और कैमूर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया। गोपालगंज के हथुआ में सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश हुई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें हुईं। सत्र के आज अंतिम दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले जातीय जनगणना और सीएजी की रिपोर्ट को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि सदन की कार्यवाही कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रूप से चली। दोनों सदनों में जनहित से जुड़े कई मुद्दे भी उठे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सत्र के दौरान 13 विधेयकों को मंजूरी दी गई। सभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी सदस्यों ने जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू किया, लेकिन अध्यक्ष के आग्रह के बाद कार्यवाही शांतिपूर्वक चली। कांग्रेस के अजीत शर्मा ने सरकार से जानना चाहा कि कोरोना काल में जो राशि विधायक फंड से काटी गई है, उसे कहां खर्च किया गया। इस पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राशि स्वास्थ्य विभाग की ओर से खर्च की गई है और स्वास्थ्य विभाग ही इसका हिसाब देगा। माले विधायकों ने कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा। फारबिसगंज की विधायक विद्यासागर केसरी ने सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। एक प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण लेने वाले गरीब सवर्णों को उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। विधानसभा में आज बिहार विनियोग विधेयक 2021 पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का समेकित निधि से विनियोजन किया जाना है। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में राज्य में 693 शिक्षकों की मौत हुई है। श्री चौधरी ने कहा कि जिन शिक्षकों की मौत कोरोना से हुई होगी, उनके निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। भाजपा के संजय पासवान ने जातीय जनगणना की जगह गरीबों की गणना करवाने का अनुरोध किया। विधान परिषद में आज राज्य सूचना आयोग के वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति रखी गई। अपने समापन भाषण में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन संचालन में सहयोग के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस और वाम दलों के विधायक भी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया कि उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय लेने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। श्री यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्नाटक की तरह सरकार से खुद के खर्च पर जातीय जनगणना करवाने का भी प्रस्ताव रखा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वे जल्द ही इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और जो भी वैधानिक तरीका होगा उस पर विचार करेंगे। रोहतास जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आरोपी बलराम सिंह को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश नीरज बिहारी लाल की अदालत ने दोषी को 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला पिछले साल नवंबर महीने का है। दोषी ने एक 10 साल की बच्ची के साथ दीपावली के दिन दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अदालत ने पीड़िता के परिवार को 8 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रसार भारती ने आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र के सामने के क्षेत्र को ऊंचा करने का फैसला किया है। लोकसभा में सांसद गोपाल जी ठाकुर के एक सवाल के जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि इससे बारिश के मौसम में वाहनों और लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राशि का आवंटन किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि दरभंगा केंद्र पर 100 किलोवाट ट्रांसमीटर और 10 किलोवाट एफएम चैनल की स्थापना की योजना स्वीकृत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा में 99.37% विद्यार्थी सफल हुए हैं। इनमें 99.67% छात्राएं और 99.13% छात्र हैं। पटना जोन का परिणाम 98.9% रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परिणाम बोर्ड की नीति द्वारा वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। कटिहार नगर निगम के मेयर शिवा पासवान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मृतक के भाई ने 12 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुरेश चौधरी ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में प्रयुक्त 2 पिस्तौल और 4 मोटरसाइकिल भी बरामद किया जा चुका है। इधर इस घटना के विरोध में कटिहार शहर में व्यापारियों ने दोपहर तक दुकानों को बंद रखा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,14,596 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 98.6% है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 480 है। गया में कोविड का एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। इधर प्रदेश में अब तक 2,38,92,824 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। वहीं देश भर में 45,60,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविड रोधी टीके गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि उन्हें कोविड से गंभीर खतरा हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें, परिवार उनकी मदद करें, समाज उनको वैक्सीन की उपलब्धता जहां है उन सेंटर्स के साथ जोड़ें और इसके लिए कोई टेस्ट कराना है पहले से कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाइए अपना वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन आर सेफ, वैक्सीन आर इफेक्टिव और ये मुहिम हमारे देश में शुरू होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट को भ्रामक बताया है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण की गति धीमी होने का आरोप लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अपने विशाल भूभाग और बड़ी ग्रामीण आबादी के बावजूद ये राज्य सभी पात्र नागरिकों का जल्द से जल्द मुफ्त टीकाकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा है कि बिहार में टीकाकरण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली में होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने की संभावना है। आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद नए अध्यक्ष को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं द्वारा इसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। मानसून की ट्रफ रेखा समुद्र तल पर गंगानगर, नरनौल, दक्षिण उत्तर प्रदेश के निम्न दबाव के क्षेत्र गया होते हुए गंगे पश्चिम बंगाल एवं झारखंड से होकर बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इन मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक दक्षिण बिहार के अधिकांश स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम स्तर की वर्षा एवं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज जिले के हथुआ में सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश हुई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और उत्तर बिहार में हो रही बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार राज्य की 6 नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट और पश्चिम चंपारण के चकिया में बढ़ रहा है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी रोसड़ा में खतरे के निशान से ऊपर है, हालांकि जल स्तर में कमी की प्रवृत्ति है। बागमती नदी रुन्नी सैदपुर, बेनीबाद और हायाघाट में अब भी लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के मधुबनी मस्जिद के पास एक बालू लदे ट्रक के अनियंत्रित होकर एक घर में घुस जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के खरीकाडी में पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के डुमरांव स्थित एक गोदाम से अपराधियों ने लगभग 15.5 लाख रुपए मूल्य के खाद्य तेल की चोरी कर ली। नवादा जिले के वारिसलीगंज बाजार में नकली डीएपी खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में खाद बरामद किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र समाप्त। सत्र के दौरान विधानसभा में कुल 13 विधेयकों को मिली मंजूरी। रोहतास जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई। पीड़िता के परिवार को 8 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित। पटना जोन के लगभग 99% विद्यार्थी हुए सफल। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिणी बिहार के गया, औरंगाबाद और कैमूर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया। गोपालगंज के हथुआ में सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।